Hello friends, welcome to my YouTube channel Hasnain Physics Classes. Friends, myself is Nair Hasnain. I have done my BTech in Electrical Engineering. तो यार मैं आज आप लोगों के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक अमेजिंग सा लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें हमारा टॉपिक है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को समझाना। तो यार हम आज देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। ये बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेकेंड हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यार सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। आज हम अभी स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो यार स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो यार हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो यार हम इस तरह से बोल सकते हैं कि व्हेन current through all the resistance in the circuit are same, then we can say that these all resistance are in series combination। तो फ्रेंड्स हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस इन द सर्किट आर सेम देन वी कैन से दैट these all resistance are in सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यार ये जो डेफिनेशन है ये एक प्योर फॉर्म है, ये प्योर फॉर्म है सीरीज कॉम्बिनेशन का। और हम जब अच्छे बुक को प्रेफर करते हैं, उसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो अल्टीमेटली हमको यही डेफिनेशन मिलता है। इसमें कहीं से कोई एरर नहीं है ना। आप कहीं भी पढ़े, कहीं तक जाए, जहाँ तक आपको पढ़ने के मन है आप वहाँ तक पढ़े, लेकिन आप कभी भी इस डेफिनेशन में कभी भी कोई एरर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक प्योर फॉर्म ऑफ डेफिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। तो यार फ्रेंड्स हम इसको अब सर्किट के थ्रू भी समझेंगे। ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया, तो चलिए हम इसको सर्किट के थ्रू समझते हैं कि सर्किट कैसा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो देखते हैं, तो लेट करते हैं। हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़े हुए हैं और नीचे एक V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है ना, V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है ना। लेट्स इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस R3 है और ये V वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो यार इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं, यार इसमें करंट कैसे जाएगा, करंट कैसे फॉलो करेगा। तो करंट के लिए तो एक ही रास्ता है ना, एक ही सर्किट में एक ही रास्ता है, एक ही पाथ है जिससे करंट जा सकता है, फॉलो कर सकता है। यार वो कौन सा पाथ है, वो यही पाथ है ना। लेट्स आई करंट आएगा और यहाँ से इसमें इंटर कर जाएगा और इससे होते हुए तीनों रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ से लीव कर जाएगा। तो यार हम देख सकते हैं कि सारे रेजिस्टेंस में हमारा क्या है, करंट सेम है। सब में सारे रेजिस्टेंस में हमारा करंट आई ही है, किसी में करंट हमारा चेंज नहीं है। तो यार हमारा डेफिनेशन सेट कर गया यहाँ पे, जैसा कि हम बोल रहे थे व्हेन करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस इन द सर्किट आर सेम देन वी कैन से दैट दीज ऑल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है कि ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है यार फ्रेंड्स, आपको लगता होगा सर ये तो हम जानते ही थे, है ना, ये तो सब जानता है कि सर इस तरह से अगर रेजिस्टेंस जुड़े रहते हैं तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ही होते। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप
थोड़ा सा जब आप हाई लेवल की बुक पढ़ेंगे, और हम लोग जेईई मेंस को टारगेट करके चल रहे हैं, तो हमें तो उस सब क्वेश्चन से मुलाकात होनी ही है ना। थोड़ा सा आप जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रेजिस्टेंस में, कौन सा रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, आपको करंट पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो सिंपल क्या है कि हम ये देखते हैं कि जिन सारे रेजिस्टेंस में करंट सेम है ना, जिन सारे रेजिस्टेंस में करंट सेम है, वो सारे रेजिस्टेंस हमारे क्या होंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होंगे। कभी कभी हम जब देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, तो हमें देखने में लगेगा कि यार ये तो सीरीज़ में नहीं, ये पैरेलल में हो सकता है, लेकिन वो एक्चुअली होता है सीरीज़ में ही है, क्योंकि उन सारे रेजिस्टेंस में करंट सेम होते हैं। तो यार एक प्योर डेफिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन का, इसको आप ज़रूर लिख लें, है ना, अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें, और ये यार इसको याद कर ले, समझ ले, है ना। तो जैसा हम फिगर से देख पा रहे हैं कि इन सारे रेजिस्टेंस में हमारा करंट क्या है, सेम है ना। सारे रेजिस्टेंस के थ्रू पूरे सर्किट में सेम करंट हमारा फॉलो हो रहा है, इसलिए हमारे ये सारे रेजिस्टेंस क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यार हम देख लिए। तो यार अब हम क्या करेंगे, अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन के वाले रेजिस्टेंस का एक जनरल फार्मूला ड्राइव करेंगे, है ना। तो यार चलते हैं, इसका एक जनरल फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो फिर से यार क्या करते हैं, इसी सर्किट को ले लेते हैं ना, इसी सर्किट को ले लेते हैं, लेट करते हैं कि यहाँ R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है, या पोटेंशियल ड्रॉप बोलो, वो V1 है, और R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V2 है, और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा R3 है। यार फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर भी कहलाता है ना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम एक V वोल्ट का बैटरी लगाएं, वो हमारा V वोल्ट जो है V1 V2 V3 में डिवाइड हो गया, स्प्लिट हो गया, है ना। तीनों V1 V2 V3 में जाके डिवाइड हो गया। तो यार हम यहाँ से कह सकते हैं, कि यही हमारा V वोल्ट इन तीनों में जाके डिवाइड हुआ है। अगर इन तीनों को फिर से सम कर दिया जाए तो हमारा फिर से ओरिजिनल V आ जाएगा। हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि नहीं, हमारा ये जो V वोल्ट का बैटरी है, हमने जो सर्किट में लगाया है, यही V वोल्ट हमारा V1 V2 V3 में डिवाइड हो गया। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा, हमारा एक जो पहले मतलब जो हमारा ओरिजिनल बैटरी था, जो बैटरी का पोटेंशियल है, उसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। तो यार हमारा जो ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस V1 है, ये R2 के अक्रॉस V2 है, एंड R3 के अक्रॉस V3 हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है। यार ये जो रजिस्टर होता है, ये पावर कंज्यूम करता है ना, पावर कंज्यूम करता है। तो ये क्या होगा, ये V1 वोल्टेज कंज्यूम करेगा, ये V2 वोल्टेज कंज्यूम करेगा, ये V3 वोल्ट कंज्यूम करेगा। तो यार सिंपली हम कह सकते हैं कि ये हमारा V था, ये इन तीनों में डिवाइड हो गया, है ना। फिर से अगर हम इन तीनों को सम करें तो हमारा ओरिजिनल जो वोल्टेज था, जो बैटरी का वोल्टेज था, वो आ जाएगा। तो यार यही हमारा मास्टर इक्वेशन है ना। इसको हम अच्छे से सेपरेट करके रख लेते हैं, क्योंकि इसी से अब हमारा फार्मूला ड्राइव होगा जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो यार अब हम क्या कर सकते हैं, अब दूसरा चीज़ हम क्या लिख सकते हैं कि यार हम ओम्स लॉ जानते हैं, है ना। ओम्स लॉ हम जानते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि V इज़ इक्वल टू IR, ये कह सकते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि V इज़ इक्वल टू IR। तो यार V इज़ इक्वल टू IR हो गया। तो अब यहाँ से हम ये भी तो बोल सकते हैं V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज़ डायरेक्टली नहीं, चलो V इज़ इक्वल टू IR होता है हमारा, है ना। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि V1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इज़ इक्वल टू IR1, V2 इज़ इक्वल टू IR2, V3 इज़ इक्वल टू IR3। यार ये हमारा आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट से, ओम्स लॉ के हिसाब से हमारा ये आ जाएगा, है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इन सब को हम यहाँ V1 V2 V3 में पुट करेंगे। यार अब V का क्या होगा फॉर्मूला। तो यार इन सारे रेजिस्टेंस को इस सारे ये पूरे सर्किट को हम एक साथ इसके इक्विवेलेंट सर्किट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ना। इन सारे सर्किट को इसके इक्विवेलेंट सर्किट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यार इसको अगर करेंगे तो हम मान के चलते हैं कि हमारा ये
ये हमारा इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट है, जिसमें इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इन सारे रेजिस्टेंस R1 R2 R3 का रिजल्टेंट जो नेट जो रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू वो होगा, है ना। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, जो कि इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट वैल्यू होगा। मतलब इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वही हमारा R इक्विवेलेंट होगा वहाँ पे। तो यार हमारा मान लेते हैं इसमें क्या, इसमें भी करंट तो वही जाएगा, है ना। चलो इसमें बैटरी लगा देते हैं ना। तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो हमारा है, ये हमारा एक ट्रांसफ़र कर लिया हमने इसको, इस बड़े से सर्किट को छोटे से सर्किट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, है ना, रिजल्टेंट सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। तो यार इसका ही वोल्टेज क्या होगा, V, और इसका भी वोल्टेज क्या होगा, V होगा। और इसका R इक्विवेलेंट हो, रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा, है ना। इसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगा। तो यार यहाँ से इस सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा, या यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम V इज़ इक्वल टू, है ना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक इसी के अंदर लिख देते हैं, V इज़ इक्वल टू I R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना, इसके अंदर ही लिख दिया हम, V इज़ इक्वल टू I R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो यार अब हम इन सारे वैल्यू को हम अपने मास्टर इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से हम रिजल्ट देख लेंगे कि R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। तो चलते हैं, है ना, हमको कुछ चीज़ मिटाना होगा। तो यार फ्रेंड्स, अगर आप नहीं लिखे हैं तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, मैं थोड़ा हट गया हूँ। तो अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। हम मिटाते हैं, फिर आप चाहे तो बाद में वीडियो को देख के नोट करके देते हैं। अरे इनको रहने देते हैं ना, इनको रहने देते हैं, इसका तो काम है अभी, है ना। तो यार ये हमारा 3 वैल्यू है जिसको हम अभी मास्टर इक्वेशन में पुट करेंगे और इस वैल्यू को भी पुट करेंगे इसमें, और हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। चलिए तो फ्रेंड्स इसको पुट करते हैं। तो यार हम यहाँ से, है ना, हम यहाँ से लिख सकते हैं उसी इक्वेशन को हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो V का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमारा V का वैल्यू क्या है, IR1। तो यहाँ पे सॉरी IR इक्विवेलेंट है ना, यहाँ से हमारा V का वैल्यू क्या है, IR इक्विवेलेंट है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, IR1 प्लस सिमिलरली V2 का वैल्यू IR2 एंड IR3। तो यार यहाँ से हमारा ये एक इक्वेशन आ गया। तो चल इसको भी मिटाते हैं ना, इस सर्किट को भी मिटाते हैं। आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। अगर आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ना। ये तो यार डिजिटल बुक है ना, आप जितना बार चाहे उतना बार देखे पढ़े इनको, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यार एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है ना कि आई कॉमन आ रहा है हमारा, है ना, आई हमारा सब में कॉमन आ रहा है। तो आई को हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं, और ये हमारा IR इक्विवेलेंट है। तो यार यहाँ से हमारा I कैंसिल हो गया। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यार ये एक हमारा जनरल फार्मूला हुआ, है ना। आप अगर 4 5 6 10 12 जितने भी आप n रेजिस्टेंस के लिए भी बात करेंगे तो यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक चला जाएगा, है ना। आप जोड़ सकते हैं, ये हमारा जनरल फार्मूला है। आप इसको जितना मन चाहे उतना रेजिस्टेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के लिए, ठीक फ्रेंड्स। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, हमारा क्या आ गया, एक फार्मूला हमारा आ गया कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यार ये हमारा एक रिज़ल्ट आ गया। यही हमारा R इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है इन केस ऑफ
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। तो फ्रेंड अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट के पास चलते हैं ना। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए इस सबको मिटा देते हैं और हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जा रहे हैं। यार बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट होता है ना। अभी हम देखेंगे कि उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कैसे हम लोग बगैर पेन को उठाए, बगैर पेन पेंसिल उठाए ही हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब देखते हैं उनके बारे में। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा है ना, वो भी कॉन्सेप्ट हमारा ओम्स लॉ से ही आता है ना, वो भी कॉन्सेप्ट हमारा ओम्स लॉ से ही आता है ना, वो भी कॉन्सेप्ट हमारा ओम्स लॉ से ही आता है। ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, ओम्स लॉ हमारा कहता है कि आप V = IR लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं यार, हम नहीं कहते, मतलब ओम्स लॉ ही कहा था, ओम्स भाई साहब ही ने कहा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R भी तो होता है, यही तो ओम्स भाई ने कहा, यही ओम्स ने कहा कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो यार इसका मतलब है कि अगर हम V1 की वैल्यू निकालना चाहें तो V1 क्या हो जाए, V1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 हो जाएगा, एंड V2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 हो जाएगा। तो यार अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, है ना। अब हमारा जितना भी वोल्टेज होगा, है ना, V3 इज इक्वल टू, है ना, V3 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3 हो जाएगा। तो जो भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस, उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो चलिए यार हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं कि हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इनको हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। तो यार इस सबको हम मिटा देते हैं, इन सबको मिटा देते हैं, है ना। तो यार अब हम यहाँ से अब हम क्या एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है फाइंड द ratios of potential drop across each रेजिस्टेंस। तो यार देखते हैं, है ना, हमारा एक सर्किट दिया हुआ रहेगा, हमारा सर्किट ये है ना। लेट करते हैं कि हमारा 3 सर्किट इस तरह से कनेक्ट है सीरीज में। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक वोल्टेज V लगा देते हैं, है ना, जिसका वैल्यू भी ले लेते हैं ना। ये हम लेट करते हैं कि ये हमारा R1 है, R1 का वैल्यू, चलो यार इसे वैल्यू लिख देते हैं। ये R1 का वैल्यू जो हमारा है लेट से 2 ओम, इसका 3 ओम, इसका 4 ओम है, ठीक है। ये V का वैल्यू जो है हमारा, V का वैल्यू जो है हमारा, ये हमारा 90 वोल्ट है, ठीक है। V का वैल्यू हमारा 90 वोल्ट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा ईच रेजिस्टेंस के एक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो पोटेंशियल ड्रॉप का रेशियो हमें बताइए, है ना। ये क्वेश्चन हमको कह रहा है कि हर एक रेजिस्टेंस के एक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका रेशियो बताइए। तो यार यहाँ पे V2 V3 लेट करते हैं कि फर्स्ट रेजिस्टेंस के एक्रॉस V1 ड्रॉप होगा, सेकेंड के एक्रॉस V2 पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और थर्ड के एक्रॉस V3 पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यार हम देखते हैं कि कैसे इसका आंसर निकालें। तो एक तो रास्ता ये है कि सर आप वोल्टेज पता है, R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, वहाँ से करंट का वैल्यू पता कर लीजिए, और जब हमको करंट पता चल जाएगा तो V1 और V2 V3 का वैल्यू पता चल जाएगा, है ना। जब V1 V2 V3 का वैल्यू पता चल जाएगा उसका रेशियो भी बता देंगे सर। हाँ बात तो सही है, हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यार हम इस कॉन्सेप्ट को कब यूज़ करेंगे, है ना। इस कॉन्सेप्ट को कब यूज़ करेंगे, अगर हम उसी तरह से करते रहे, है ना, एक जनरल स्टूडेंट की तरह अगर हम करते रहे, लॉन्ग मेथड से जाते रहे, तो यार हम इसको कब यूज़ करेंगे, है ना। हमें तो लेजेंड्स बनना है ना, हमें लेजेंड्स बनना है, और हमें तो कॉन्सेप्ट यूज़ करना। यार यहाँ से आप देख रहे हैं जो V1 का रेशियो है वही R1 का रेशियो आएगा, जो V2 का है वही R2 का आएगा, जो V3 का है वही R3 का आएगा। तो यार हमसे ये जो पूछा है, ये हमसे पूछा कि V1 रेशियो V2 रेशियो V3 क्या होगा।
यार हम लिख सकते हैं V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का होता है, मतलब जो V1 का रेशियो होगा वही हमारा रेजिस्टेंस का भी रेशियो होगा, जो V2 का रेशियो होगा वही हमारा R2 का रेशियो होगा, जो V3 का रेशियो होगा वही हमारा R3 का रेशियो होगा। इस यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा, ये बेसिकली कुछ नहीं, दिस इज़ नथिंग बट R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ये कह सकते हैं हम। तो यार जब हम ये कह सकते हैं तो हमारा आंसर आ गया है ना, हमें कोई करंट निकालने की ज़रूरत नहीं, कोई V1 V2 V3 के वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। हम यहाँ से डायरेक्ट आराम से, हमको रेजिस्टेंस पता है तो हम यहाँ से R1 R2 R3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, 2:3:4। तो यार ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो देख लिए ना कितना फास्ट में, कितने आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दे पाए हैं ना, बगैर आई का वैल्यू निकाले हुए, बगैर V1 V2 निकाले हुए, हम देख के है ना, रेजिस्टेंस को देख के हम उसका आंसर दे दिए है ना। ये तो हमें बनाना पड़ा ना, लेकिन अब फ्रेंड्स आपको उम्मीद है कि नहीं बनाना पड़ेगा है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा V1 V2 V3 का रेशियो बताइए, तो आप आराम से R1 R2 R3 का रेशियो लिख देंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब एक और नया कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ है ना, हमारे वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें वीडियो को। आप ज़रूर कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। ये बात ज़रूर है कि आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ पहले से आता ही होगा, लेकिन ये हमारा वादा है यार है ना, कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर नया सीखेंगे है ना, कुछ ना कुछ ज़रूर हमारे हर वीडियो लेक्चर से आप नया ज़रूर सीख के जाएंगे। तो यार देखते हैं, हम सेकेंड कॉन्सेप्ट के पास चलते हैं है ना, सेकेंड कॉन्सेप्ट के पास चलते हैं। अब उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हमको करंट पता नहीं चला, सपोज करते हैं हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है और उस सर्किट में हमको किसी भी रजिस्टर के थ्रू हमको करंट पता नहीं है, तो फिर हम वोल्टेज कैसे निकालेंगे है ना। वोल्टेज निकालने के लिए हमको करंट और रेजिस्टेंस दोनों की ज़रूरत है। अगर हमको करंट पता नहीं है तो फिर हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? क्या हम उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हीं का तो इलाज करेंगे अभी। तो यार चलते हैं, देखते हैं कैसे उसको, वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ ही है ना। तो यार किसी भी चीज़ को आप जब अच्छा से समझते हैं ना, तो उसके क्वेश्चन तो हलवा हो जाते हैं आपके लिए है ना। तो चलते हैं, ओम्स लॉ का ही यूज़ करेंगे अभी भी। तो यार सपोज करते हैं ना कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है ना, जिसका एक R1 है, एक R2 है, ठीक। इसके दोनों पॉइंट के क्रॉस एक हमने V वोल्ट का बैटरी लगा दिया। तो यार अभी देखे थे तो R1 के क्रॉस जो हमारा होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V1 होगा, लेट करते V1 होगा, और R2 के क्रॉस V2 होगा। तो यार अभी हमसे अगर कोई पूछे कि आप V1 और V2 का वैल्यू बताइए है ना, V1 और V2 का रेशियो नहीं बताना है, V1 और V2 का वैल्यू फाइंड करके बताना है ना। रेशियो पूछते तो अभी तो हम तुरंत बताते हैं ना, लेकिन हमसे रेशियो नहीं पूछा, हमसे पूछेगा V1 और V2 का वैल्यू क्या होगा। तो यार फ्रेंड लेके चलते हैं, आप फिर इसको समझते हैं ना। तो यार इसमें करंट क्या होगा, करंट तो इसमें सर I ही होगा है ना, यहाँ से I इंटर करेगा और यहाँ से लीव कर जाएगा। इसका मतलब ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये कंफर्म हो गया कि ये सर्किट हमारा, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है हमारा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। तो यार अब हम देखते हैं ना, तो अब हम फिर से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V का वैल्यू क्या लिख सकते हैं। यही हमारा वोल्टेज था टोटल, ये V1 और V2 में स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गया है ना। तो हम V को क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 लिख सकते हैं है ना, बहुत सिंपल है। तो V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। तो यार फिर से हमारा ये मास्टर इक्वेशन है, इसको हम संभाल के रखेंगे, इसी में पुट करने के बाद हमारा आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स अब हम V1 का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR1 एंड V2 इज इक्वल टू IR2 है ना। V1 इज इक्वल टू IR1 एंड V2 इज इक्वल टू IR2 होगा है ना। तो यार अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, I का वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे है ना। तो देखते हैं यहाँ से क्या करें,
या तो आप यहाँ से भी आई का वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या आप इससे आई का वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यार फ्रेंड देखते हैं आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा V1/R1 हो जाएगा। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ये वाला इक्वेशन में, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा V2 इज इक्वल टू आई का वैल्यू क्या हमारे पास V1/R1 है, तो V1/R1 इंटू R2 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से V2 क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू V1/R1 इंटू R2। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस V2 के वैल्यू को अपने मास्टर इक्वेशन में रखेंगे और हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम फ्रेंड्स को रखते हैं। तो V इज इक्वल टू हमारा मास्टर इक्वेशन क्या है, फ्रॉम लिख देते फ्रॉम 1 है ना। हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है V1 प्लस V2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 हमारा क्या है, V1 हमारा, अच्छा V1 तो हमारा V1 ही रहेगा है ना। अब V2 का वैल्यू पुट करेंगे, V1 हमारा V1 ही रहेगा। V2 का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, V2 का वैल्यू जो हमारा है V1/R1 इंटू R2 को पुट कर सकते हैं ना। क्या हमारा V1/R1 इंटू R2 पुट कर सकते हैं। तो यार यहाँ से अब हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो देखते हैं यार, यहाँ से हमें दिख रहा है कि V1 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस R2/R1 आ जाएगा, और फिर यहाँ से फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा R1 प्लस R2/R1। यार इसका एलसीएम ले लेंगे है ना, नहीं कुछ नीचे में तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे, हमारा ये आ जाएगा। और ये हमारा किसका वैल्यू है, तो V का वैल्यू है। तो यार फ्रेंड्स अब यहाँ से हम V1 का वैल्यू निकालेंगे। अब हमको V1 चाहिए, तो ये सारे जो हमारे ये मसाला है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे है ना, इधर इनटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 कर सकते हैं। यार अब ये डिवाइड में आ गया, अब डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा V इंटू, अब ये जो हमारा है ये पलट जाएगा है ना, जब डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा, पलट जाएगा है ना। तो अब यहाँ से हम देखते हैं क्या होगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो यार फाइनली हमारा जो आंसर आया V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज जो हमारा बैटरी का। तो यार हमारा ये V1 का वैल्यू आ गया। तो यार अब इसी तरह से सिमिलरली हम लोग V2 का वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे कि इसको याद कैसे रखेंगे ना, इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे है ना। बहुत आसान है इसको अंडरस्टैंड करना, बहुत इजी है याद करना। तो अभी हम बताएंगे कि आप कैसे V1 और V2 के वैल्यू को याद रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड टोटल वोल्टेज। तो यार हम अब कुछ चीज़ को यहाँ से इरेज करेंगे, तो ठीक है आप यहाँ से लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ से इरेज करते हैं। ओके, तो चलिए मिटाते हैं। ठीक है, तो यार हमारा क्या आ गया, हमारा V1 इज इक्वल टू आ गया है ना R1 अपॉन R2 प्लस R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। तो यार हमारा V1 का वैल्यू आ गया। यार V2 का क्या होगा, आप लोग में से कितने आदमी इसको गैस कर सकते हैं कि V2 का वैल्यू क्या होगा, V2 का वैल्यू क्या होगा। तो यार फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं हम कि V2 का वैल्यू, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि R1 का वैल्यू क्या है, सॉरी V1 का वैल्यू क्या है, R1/R1 प्लस R2 इंटू B। V1 निकालना है तो R1 ऊपर रहेगा, बाकी ये हमारा क्या है, ये तो R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस है और टोटल वोल्टेज है। उसी तरह से V2 जब निकालेंगे
तो क्या हो जाएगा R2 बाय नीचे का मटेरियल सब सेम रहेगा R1 प्लस R2 इंटू V। यार दोनों में कुछ फर्क नहीं, एक याद है तो दूसरा भी याद है ना। तो V1 इज इक्वल टू R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू V और V2 इज इक्वल टू R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू V। तो यार बहुत ही आसान फार्मूला है ना, बहुत ही आसान फार्मूला है। तो यार इसको आप लोग लिख लेंगे है ना, अब लोग इसको एक बार लिख लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त का कॉन्सेप्ट है। इसमें देख रहे करंट कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी आप V1 और V2 का वैल्यू निकाल पा रहे हैं। पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट देखे थे उसमें तो हम V1 V2 का रेशियो निकाले थे, लेकिन हम इसमें V1 और V2 का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे है ना, V1 और V2 का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे कि वो कितना कितना है। तो यार चलते एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं है ना, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। यार हम इसको मिटा रहे हैं है ना, आप लोग आई होप कि लिख लिए होंगे, नहीं तो ये वीडियो को पॉज करके लिखेंगे है ना। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं ना। अब क्वेश्चन क्या होगा हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप across each resistance। यार हमारा सर्किट डायग्राम कैसा है, हमारा सर्किट डायग्राम ऐसा है। लेट्स आपको सर्किट डायग्राम दिया होगा, तो यार हम यहाँ से एक V वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। तो यार लेट करते हैं कि हमारा यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ हमारा 3 ओम है, यहाँ हमारा V जो है 50 वोल्ट है, ठीक है। V हमारा V हमारा 50 वोल्ट है। तो यार हमको V1 और V2 का वैल्यू निकालना है ना, V1 और V2 इसका वैल्यू निकालना है, रेशियो नहीं निकालना है ना। रेशियो अगर निकालना होता तो हम तुरंत कर सकते थे 2:3, लेकिन रेशियो तो नहीं निकालना है ना, क्योंकि जो V1 और V2 का रेशियो को वही रेजिस्टेंस का भी रेशियो होता है। इसीलिए अगर रेशियो पूछता तो हम तुरंत बोल सकते थे 2:3, लेकिन हमसे रेशियो नहीं पूछा है ना, हमसे पूछा V1 और V2 का वैल्यू निकाल के लाना है ना, वैल्यू बताना है आपको। तो हम चलिए फ्रेंड्स इस इक्वेशन को, इस फार्मूला को यूज़ करते हैं और V1 V2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक रास्ता और है, एक रास्ता तो ये कि सर आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, टोटल वोल्टेज पता है, उससे टोटल करंट आपको पता चल जाएगा। जब टोटल करंट आपको पता चल जाएगा इसमें क्या करंट जाएगा, तो आप V1 का वैल्यू निकाल सकते हैं IR1 और V2 का वैल्यू IR2 से निकाल सकते हैं है ना। लेकिन यार उतना करने के जगह पे अगर हम ये फार्मूला को याद कर ले और समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले, तो यार हमें 1 सेकेंड में इसका आंसर मिल जाता है ना। कोई आई निकालने की ज़रूरत नहीं, कोई करंट निकालने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए हम देखते हैं V1 का वैल्यू क्या होगा। तो V1 निकालना है ना, तो V1 निकालना है तो R1 बाय टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल वोल्टेज, R1 बाय टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल वोल्टेज। तो यहाँ से हमारा R1 है क्या, R1 2 है, R1 प्लस R2 5 है, इंटू टोटल वोल्टेज 50 है, 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो यार यहाँ से हम इसको देख सकते हैं 10 बार में चला गया और यहाँ से हमारा 20 वोल्ट आ गया V1। तो यार इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 20 वोल्ट होगा, तो सिंपल आप बोल सकते हैं इसके अक्रॉस 30 वोल्ट होगा है ना। चलिए उसको निकाल लेते हैं उसको भी है ना। तो V2 इज इक्वल टू, V2 निकालना है तो R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। तो यार यहाँ से भी हम क्या निकाल पाएंगे, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि V2 इज इक्वल टू R2 क्या हमारा 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 + 3 इंटू 50। तो यार यहाँ से हमारा 3/5 इंटू 50 आ गया है ना। तो यहाँ से आप यहाँ से 10 बार में आप इसको काट सकते हैं।
तो हमारा V2 कितना आ गया, V2 इज इक्वल टू 30 वोल्ट। तो यार यहाँ से भी हमारा V2 का वैल्यू कितना आ गया, 30 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो समझ में, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये सब। तो यार अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, उसका आपको सॉल्यूशन देंगे। तो यार हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंटेंट रहेगा कि हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, है ना। अब ये दोनों सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पहले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, यानी सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा उसको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो हमारा सेकेंड लेक्चर जो होगा वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन पे होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी इसी तरह के कुछ अमेजिंग सा फैक्ट है, अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी सीखेंगे, और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी देखेंगे, है ना। ठीक है यार, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।